नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सहआचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय भीम। हम अभी अपने पूर्व के वीडियो में 18वीं शताब्दी में बंगाल की क्या स्थिति थी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से संघर्ष, इस टॉपिक पर चर्चा चल रही थी। संघर्ष के कारण क्या थे, हमें ये देखना होगा कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मध्य जो झगड़े थे, जो संघर्ष थे, वो उनके कारण क्या रहे, उसके विषय में। नंबर 1, प्रतिद्वंद्वियों की महत्वाकांक्षाएं। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो संघर्ष होने के कई कारण थे। एक ओर तो सिराजुद्दौला अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा था, और दूसरी ओर उसकी मौसी घसीटी बेगम का दत्तक पुत्र मुरादुद्दौला अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र शौकत जंग और अलीवर्दी खां का बहनोई मीर जाफर, ये भी नवाब बनने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। अंग्रेजों का षड्यंत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस नीति पर चल रहे थे कि जब किसी राज्य में उत्तराधिकार का झगड़ा हो तो किसी न किसी दावेदार की सहायता करके अपने पक्ष के व्यक्ति को तख्त पर बैठा दिया जाए और राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाया जाए, जिससे कि व्यापार के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। इसलिए वे सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे उनकी सहायता करने लगे और नवाब के जो आदेश थे उनकी अवज्ञा करने लगे, उनको नहीं मानते थे। जब सिराजुद्दौला को इस बात का पता चला तो उसने अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने का निर्णय लिया। तीसरा है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों का ये मानना था कि सिराजुद्दौला आरंभ से ही अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था, किंतु अंग्रेज इतिहासकारों का दावा सही नहीं है। उस समय के जो साक्ष्य हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि प्रारंभ में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से सहानुभूति रखता था। 1752 ईस्वी में जब कंपनी का अध्यक्ष हुगली आया था, तब सिराजुद्दौला ने ही उसका स्वागत किया था। हॉलवेल इतिहासकार के अनुसार अलीवर्दी खान ने मरने से पूर्व सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर कड़ी दृष्टि रखने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसे ये आशंका थी कि कर्नाटक जैसा षड्यंत्र बंगाल में भी दोहराया जा सकता है। अतः नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला के रुख में, उसके व्यवहार में अंतर आ गया था और वो अंग्रेजों की जो कार्यवाहियां होती थीं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। नेक्स्ट है नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। जब सिराजुद्दौला तख्त पर बैठा था तब अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर उसके दरबार में अनुपस्थित रहते थे और उन्होंने कोई सिराजुद्दौला को कोई भेंट भी नहीं दी। इस प्रकार नवाब की अवहेलना करके उसके प्रति उन्होंने अशिष्टता का परिचय दिया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेजों ने उसे फैक्ट्री दिखाने से मना ही कर दिया।
जब नवाब ने उनके व्यापार के बारे में जानकारी चाही तो अंग्रेजों ने उसे जानकारी देने से भी मना कर दिया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर बार बार सिराजुद्दौला की अवज्ञा की, उसकी बात नहीं मानी, जिससे क्या हुआ, सिराजुद्दौला उनसे नाराज हो गया। नेक्स्ट है व्यापारिक संघर्ष, व्यापारिक झगड़े। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया था और उस शाही फरमान में अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी दिए बिना, चुंगी एक कर होता था, टैक्स, उसको दिए बिना ही व्यापार करने की सुविधा दी थी। इसी आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार तो फैला ही रही थी, किंतु बंगाल के नवाब को चुंगी नहीं देती थी। कंपनी इस सुविधा का दुरुपयोग करने लगी। इतिहासकार ये मानते हैं कि वह भारतीय व्यापारियों से भी कुछ ले देकर उनके माल को भी अपना बताकर चुंगी बचा लेती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष अपने हस्ताक्षरों से बंगाल में कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए अनुज्ञा पत्र जारी करता था, जिसे कहा जाता था दस्तक। दस्तक वाले सामान पर चुंगी कर वसूल नहीं किया जाता था। कंपनी के कई कर्मचारी निजी व्यापार भी करते थे और अपने व्यापारिक सामान को भी कंपनी का बताकर चुंगी बचाते थे, जिससे क्या होता था कि नवाब को आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से उबरने के लिए सिराजुद्दौला कंपनी के साथ कोई नया समझौता करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज अपने इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों में संघर्ष होना अति आवश्यक हो गया था, अनिवार्य हो गया था। और इतिहासकारों का ये मानना है कि वस्तुतः संघर्ष का कारण भी यही था। नेक्स्ट है कलकत्ता में आने वाले माल पर अंग्रेजों द्वारा चुंगी कर लगाना। कलकत्ता एक प्रकार से अंग्रेजों के अधिकार में था। अंग्रेज एक ओर तो नवाब को किसी प्रकार का चुंगी कर नहीं चुका रहे थे और दूसरी ओर उन्होंने कलकत्ता के बाजार में वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उनके द्वारा जो लाए जा रहे माल पर भारी भरकम कर और चुंगी लगा दिए। नेक्स्ट है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेजों की बस्ती कलकत्ता के नाम से जानी जाती थी। कलकत्ता नवाब के शत्रुओं और विद्रोहियों के लिए आश्रय स्थल बन गई थी। जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बनाया था तो दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी थी। उसने घसीटी बेगम की संपत्ति को भी छिपाने का प्रयास किया। इसी बात पर नवाब ने उसे दीवान पद से हटा दिया और कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि वह कृष्ण वल्लभ नवाब को सौंप दें। कंपनी के अधिकारियों ने नवाब की इस मांग को ठुकरा दिया। इससे सिराजुद्दौला और भी नाराज हो गया। नेक्स्ट है कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस इनके बीच युद्ध छिड़ने से भारत में स्थित दोनों कंपनियों में भी युद्ध होने की आशंका उत्पन्न हो गई।
इसलिए दोनों कंपनियों ने बंगाल में अपने अपने स्थानों की किलेबंदी करना और सैनिकों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। नवाब ने दोनों कंपनियों को ये आदेश दिए कि वे अपने अपने स्थानों की किलेबंदी का काम बंद कर दें। फ्रांसीसियों ने नवाब के आदेश को तो मान लिया, परंतु अंग्रेजों ने इस आदेश की पालना नहीं की। उस समय वह कलकत्ता के चारों ओर एक खाई का निर्माण करवा रहे थे, खाई खुदवा रहे थे। जब नवाब के अधिकारियों ने उन्हें ये कार्य करने से मना किया तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें जवाब दिया कि यह खाई अवश्य भर दी जाएगी, परंतु मुसलमानों के सिरों से। जब सिराजुद्दौला को इसकी ये सूचना दी गई तो उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है जमींदारी की गलत व्याख्या। कंपनी को कलकत्ता, जहां पर ये बस्तियां थीं अंग्रेजों की, उनके आसपास की जो क्षेत्र की जमींदारी थी वो दी गई। नवाब का मानना था कि जमींदार उसका प्रतिनिधित्व मात्र है और उसका काम नवाब की तरफ से जमींदारी क्षेत्र से राजस्व वसूल करना है, टैक्स वसूल करना है और शांति बनाए रखना है। उस क्षेत्र पर नवाब का राजनीतिक प्रभुत्व सर्वोपरि है तथा कंपनी नवाब के आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। परंतु कंपनी का ये मानना था कि उसे अपने क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त है। नवाब को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। नवाब अंग्रेज अधिकारियों की दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसने अपने अधिकारियों को कंपनी के अधिकारियों से बात करने के लिए भेजा, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने नवाब के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, उसे नहीं माना। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला के समक्ष, उसके सामने कंपनी के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा था और कोई विकल्प नहीं था। इतिहासकार हिल लिखते हैं कि जिन कारणों से नवाब ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया उनमें तर्क अवश्य था। नवाब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई, जिसमें कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार किया गया। चार जून 1756 को सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद के निकट अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के अंग्रेज अधिकारी वाटसन ने तो आत्मसमर्पण भी कर दिया था। फोर्ट विलियम पर अधिकार, फोर्ट विलियम पर अधिकार 5 जून 1756 को नवाब ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर धावा बोल दिया। उस समय कलकत्ता में अंग्रेजों के पास केवल 500 सैनिक थे। 15 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम को घेर लिया। पराजय निश्चित जानकर कि हार होगी हमारी,
ये जानकर गवर्नर ड्रेक और अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारों को लेकर जहाज पर सवार होकर हुगली नदी में एक टापू था, फुल्टा टापू पर चले गए और किले की रक्षा का जो भार था वो हॉलवेल के नेतृत्व में और थोड़े से सैनिक उनको सौंप दिया गया। 2 दिन बाद में हॉलवेल ने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 जून को फोर्ट विलियम और कलकत्ता पर दोनों पर नवाब का अधिकार हो गया। बाद में वाटसन ने स्वीकार किया था कि नवाब के शांति प्रस्ताव पर्याप्त थे। उन्हें ठुकराकर और कासिम बाजार की घटना से कोई सबक न लेकर गवर्नर ड्रेक ने स्वयं खतरा मोल ले लिया था। ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी ब्लैक होल को काल कोठरी नाम से भी जाना जाता है। 20 जून को फोर्ट विलियम का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने अंग्रेजों को रात्रि में 18 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी एक कोठरी में बंद कर दिया था, एक कमरे में। जब सुबह कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से कई बंदी मर चुके थे। इतिहास में ये घटना काल कोठरी या ब्लैक होल के नाम से विख्यात है। इस दुर्घटना का विवरण हॉलवेल के द्वारा जो एक पत्र लिखा गया था उससे इस घटना का पता चलता है। हॉलवेल ने लिखा था कि जून मास की भयंकर गर्मी में नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। सुबह तक 123 व्यक्ति मर गए थे। केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए थे, जिनमें से एक हॉलवेल भी था। ब्लैक होल की घटना पर इतिहासकारों में भी विवाद है। सभी इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। कुछ फ्रांसीसी और सैन्य दस्तावेज से भी इस घटना का पता चलता है, लेकिन इन दस्तावेजों में मरने वालों की संख्या एक जैसी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर सिद्ध किया था। उनका एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि सिराजुद्दौला को क्रूर शासक सिद्ध किया जाए, जिससे कि भारत में स्थित अंग्रेजियों को सहानुभूति मिले और उन्हें नवाब के विरुद्ध उकसाया जाए। इतिहासकार मानते हैं हॉलवेल ने अवश्य ही इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर लिखा होगा। अन्य इतिहासकार हैं डॉक्टर भोलानाथ और डॉक्टर ब्रजेन गुप्ता। उन्होंने इस दुर्घटना को सही माना है। अधिकांश इतिहासकारों की ये मान्यता है कि यदि ये स्वीकार कर भी लिया जाए कि इस प्रकार की कोई घटना हुई थी, तो भी इसके लिए सिराजुद्दौला को दोषी नहीं ठहरा सकते। जो लोग ब्लैक होल की घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते, उनके तर्क निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे
शेर ए मुतेखरीन और रायस उस सलातीन, इनमें इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। नंबर 2, जो उस समय की अंग्रेजी पुस्तकें थीं, मद्रास काउंसिल के दस्तावेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को क्लाइव और वाटसन द्वारा लिखे गए पत्र, इन सभी में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। अंग्रेजों द्वारा एक लिखी गई जो प्रोसीडिंग्स होती थी, जो कार्रवाई लिखी जाती थी, उसमें भी फुल्टा टापू पर जाने का अंग्रेजों का कोई उल्लेख नहीं है। नंबर 4, इतिहासकार J.H. लिटल के अनुसार जिन अंग्रेजों का काल कोठरी की घटना में मारा जाना बताया गया है, वो तो तूफान से मरे थे। नंबर 5, 18 फुट लंबी और 15 फुट चौड़ी कोठरी में 146 व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से नहीं बंद किया जा सकता। नंबर 6, हॉलवेल ने जो सूची दी थी, उतने आदमी फोर्ट विलियम में मौजूद ही नहीं थे। इसलिए इतिहासकार ये मानते हैं कि हॉलवेल अत्यंत ही झूठा था, जिसकी पुष्टि स्वयं क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन के कथनों से होती है। हॉलवेल ने बाद में इसी प्रकार के आरोप मीर जाफर पर भी लगाए थे कि उसने एक रात में असंख्य बहुत सारे अंग्रेजों को मरवा दिया था। हॉलवेल ने मरे हुए आदमियों की एक सूची भी दी थी, परंतु इस संबंध में क्लाइव और वाटसन ने लिखा कि हॉलवेल के आरोप असत्य थे और उसकी सूची के अधिकांश व्यक्ति, जो सूची दी थी उसमें अधिकांश व्यक्ति अभी तक जीवित हैं। 8वां नंबर, 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के साथ संधि की थी, तो उन्होंने कई बातों की क्षतिपूर्ति के लिए नवाब से धन की मांग की थी। यदि काल कोठरी की घटना घटित हुई होती तो अंग्रेज मृत लोगों का भी मुआवजा अवश्य मांगते। क्योंकि इस प्रकार का कोई मुआवजा मांगा ही नहीं गया, तो इस बात की संभावना अधिक है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। तो ये आज हमने बंगाल में 18वीं शताब्दी में क्या राजनीतिक स्थिति थी, इसके विषय में चर्चा की। धन्यवाद।